हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना ही ये तो एक तरीके से करंट इश्यूज बोल सकते हैं, क्योंकि ये करंट इशू से रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ में ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी करंट नहीं रहने वाला, जब बल्कि 2030 तक का करंट इशू रहने वाला है, क्योंकि इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2030 तक पूछे जाने वाले हैं। इस वजह से इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को समझें और देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसे हम हिंदी में सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। और सतत विकास लक्ष्य का जो मुद्दा है वो आया कैसे, तो क्या होता है, यूएन की ही एक जो है एक पार्ट है, यूएन का ही एक भाग है UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो वो क्या की, उन्होंने ना एक मीटिंग बुलाया, और एक मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि हम एक काम करते हैं कि पूरे विश्व में विकास को, समेकित विकास यानी कि हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक, मतलब हर तरीके के विकास को देखते हुए एक जो है क्या किया जाए, एक रिपोर्ट जारी किया जाए, ताकि क्या हो, हर देश में ये जागरूकता फैलेगी कि हम जो है क्या करें, अपने देश का विकास हर तरीके से करें। तो इस चीज़ को देखते हुए मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग के तहत जो क्या कहा गया कि क्या करेंगे ना, हम एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे, और उस रिपोर्ट के तहत सबको क्या करेंगे कि उस रिपोर्ट के तहत हम सभी देशों को रैंक देंगे, और उस हिसाब से रैंक जो है, मतलब देश जो है फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, इस आधार पर रहेगा। अब किसी भी चीज़ के लिए जब कोई रिपोर्ट या सूची जारी कर दी जाती है, जहां आपको उस चीज़ के लिए, यानी कि कोई भी देश अगर अपना विकास कर रहा है, उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, आपको सराहना मिलती है ना। यानी कि कुछ भी काम आप करते हैं और अगर आपको सराहना मिल जाती है तो आप चाहते हैं कि वो कोशिश करते हैं वो काम और अच्छे से हो, आप में और जागरूकता आएगी, नहीं इस काम के लिए मुझे सराहना मिल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए कि उसका और डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका और विकास करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो है इंडेक्स जारी किया गया। तो आइए जानते हैं कि इस जो मीटिंग में एक डेफिनेशन, एक परिभाषा रखी गई, वो परिभाषा क्या है। सतत विकास जो SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये सतत विकास पर आधारित है। तो सतत विकास की परिभाषा कैसे रखी गई, तो एक आयोग है, याद रखें, बर्टलैंड आयोग। बर्टलैंड आयोग ने क्या कहा, सतत विकास की परिभाषा दी। उनके अनुसार जो है सतत विकास क्या है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं का पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास कहलाता है। यानी कि हमें जो है हम अपनी ज़रूरतों का पूरा इस तरीके से करें, यानी कि हम जो है हमारे जो जितने भी फिज़िकल रिसोर्सेज, यानी कि भौगोलिक संसाधन हैं, उन चीज़ों को हम इतने अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको किसी भी तरह का समझौता ना करना पड़े, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ें यूज़ ना करनी पड़े, और हमारे भी अच्छे से यूज़ में आ जाए। जैसे क्या हो जाता है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसका, पेट्रोलियम का भी उपयोग इस तरीके से करना है कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो भी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें, और हम भी उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि हम उनका इतना दोहन करें, कोल, पेट्रोलियम, हम उनका इतना ज़्यादा दोहन कर दें, या फिर जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं सब जो है हम उसे क्या कर रहे हैं, माइनिंग के थ्रू निकाल रहे हैं, पर्यावरण मतलब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं अंधाधुंध। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग के माइंड में रहता है, भाई हम लोग को कितने साल जीना है, कुछ चलो 60-70 साल जीना है, तो उतने साल के लिए हम लोग अपने ऐश से रह लेते हैं, जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या, जब हम इस तरीके से सारी चीज़ों का दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आप सोच सकते हैं कितनी भयानक होगी। तो वही इसमें डिफाइन किया गया है
कि हम सारी चीज़ों का उपयोग अगर अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छे से उपयोग करके अपना विकास करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े अपनी सुविधाओं के लिए, उन्हें जो है उनको भी जो है रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मिले, ताकि वो उनका भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। और हम अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाली पीढ़ी भी जानेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अच्छे से उपयोग किया, तब तो हमारे लिए बचा है, तो वो भी अच्छे से उपयोग करेंगे। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा तैयार किया गया। ठीक है, अब ये सतत विकास लक्ष्य अभी जो है 2016 से 2030 तक का है। तो आखिर वो तो पहले ही आ चुका था। तो पहले जो चल रहा था, अगर बोलेंगे जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ये पहले था या नहीं, इसकी जगह पर कुछ और था। तो इसकी जगह पर क्या था, UN के द्वारा एक चलाया गया था MDG, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इसी तरीके से रिलेटेड था, इसी पर ही रिलेटेड था। तो इसका जो था टारगेट 2015 तक था, जो कि समाप्त हो गया। अब 2015 ख़त्म हो गया, तो फिर ज़रूरत पड़ी कि ठीक है इसी तरीके का जो है हम एक लक्ष्य रखें। तो उसी के स्थान पे आता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो वो जारी होना शुरू हो गया फिर 2016 से 30 तक। तो बोला गया कि इसमें जितने भी गोल हैं उसको हम कोशिश करें कि 2030 तक उस टारगेट को पूरा कर लें। तो यही जो है कहलाता है क्या, SDG। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है, अब इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि ठीक है, हमने सारे देशों को, क्योंकि जितने भी UN में जितने भी सदस्य देश हैं उन लोगों को तो मीटिंग के थ्रू इन्फॉर्म हो गया कि सभी को इन्फॉर्म हो गया कि हमें अपने देश का विकास करना है हर तरीके से, इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ करना है। उसके अलावा हमें अपने आप में डेवलपमेंट करना है ताकि भूखमरी की समस्या पैदा ना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ें जो है रखी गई। और जब रिपोर्ट, तो फिर बोला गया कि ठीक है हम रिपोर्ट जारी करना शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट जारी होती है। तो UN की ही एक संस्था है, UN की ही एक संस्था है, तो उसके द्वारा जारी किया जाता है SDG इंडेक्स पूरे विश्व में। और SDG इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर पूरे विश्व में रैंक अगर देखें तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, सेकेंड स्थान पे स्वीडन है, और थर्ड जो है वो है डेनमार्क। ये सारी जो है यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। फर्स्ट में फिनलैंड, सेकेंड में स्वीडन, थर्ड में डेनमार्क। और उसके बाद भारत का जो रैंक है वो है 120। और ये जो है हाल की रिपोर्ट है 2021 की। ये भी 2021 की रिपोर्ट है, ये भी 2021 की रिपोर्ट है। तो ये जो है जो रीसेंट रिपोर्ट है, कि रीसेंट रिपोर्ट में वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो फिनलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है, और वही भारत का रैंक 120। अब भारत का रैंक इस बार 120 है, तो लास्ट ईयर कितना था, तो भारत का रैंक जो था लास्ट ईयर था 117। यानी कि अब जो है ये और तीन रैंक पीछे चला गया है। तो स्थिति देख सकते हैं भारत की कहाँ पे है। अगर इनके कंपैरिजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और भारत 120 रैंक पे है, तो भारत को बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे काम करने की। और भारत को जो रैंक मिला है 100 में 60, तो क्या किया जाता है ना, तय किया जाता है सभी देशों में 100 में से जो है रैंक मतलब मार्क्स दिए जाते हैं कि आपको इतना परसेंट मिलता है, आपने अपने देश में इतना ग्रोथ कराया है, आपने अपने देश में इतना ग्रोथ हुआ है आपके देश में। तो उस हिसाब से सबको रैंक मिलते हैं, एवरेज मार्क मिलते हैं, और मार्क्स के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है रैंक। तो ये तो पूरे विश्व के तौर पे हो गया। लेकिन अगर देखा जाए कि इंडिया में भी एक तरीके से हर राज्यों के विकास के लिए इंडिया में भी SDG रैंक जारी किया जाता है। तो इस बार का जो रिपोर्ट जारी किया गया, इंडेक्स जारी किया गया 2021, तो ये थर्ड एडिशन है। यानी कि यहाँ पे जो है 2018 में बात की गई कि हम जो है रिपोर्ट जारी करेंगे, यानी कि 2018 से शुरू हुआ
और अभी तक जो है भारत में SDG इंडेक्स जारी किए गए तीसरी बार है, तीसरा एडिशन है। और इस बार कौन कौन कितने स्थान पे रहा है, तो हम फर्स्ट पे केरल रहा, लास्ट ईयर भी केरल ही था, और लास्ट में जो है सबसे अंतिम में बिहार। तो हमें ये दो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड में भी दो स्टेट हैं, उसके बाद थर्ड में भी, तो एक से ज़्यादा स्टेट जब हो जाता है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना कम रहती है। लेकिन अब ये जानने की ज़रूरत है कि भारत में SDG इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत में SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है योजना आयोग के जगह पे आया था, योजना आयोग। और नीति आयोग के बारे में भी हम आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि SDG जो है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन बर्टलैंड आयोग के अनुसार क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं का आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करना पड़े, हमें अपनी पीढ़ी में इस तरीके से उपयोग करना है जो संसाधन का। उसके अलावा जो है ये किसके स्थान पर आता है? UN के द्वारा चलाया जाता है एक MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि जिसका टारगेट 2015 में समाप्त हो गया, तो उसकी जगह पर SDG आया। अगर SDG रैंक जारी किया जाता है तो हम उस टाइम से रैंक जो जारी किया जाता है वो उन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रिसेंट आया है डेटा उसके अनुसार SDG इंडेक्स 2021 के अनुसार फर्स्ट में फिनलैंड है, सेकेंड में स्वीडन है, थर्ड में डेनमार्क, यानी कि टॉप थर्ड पढ़ने की ज़रूरत है। वहीं हमारे जो कंट्री है उसका रैंक जानने की ज़रूरत है। तो भारत का रैंक 120 है, वहीं लास्ट ईयर भारत का रैंक 117 था। ध्यान रहे लास्ट ईयर जो है 117 था, और भारत को मार्क्स कितने मिले? 100 में से 60। उसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स, यानी कि इंडिया में भारत में सभी राज्यों के लिए भी ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो सभी राज्यों के लिए जारी किया जाता है, और ये थर्ड एडिशन है। तो इसमें फर्स्ट में जो है केरला है और लास्ट में बिहार है, और ये जो रैंक है, ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब आते हैं SDG गोल में। कुल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, जिसे पूरा करने का टारगेट कब लिया गया है? 2030। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ लिया जाएगा कि ठीक है, जो SDG गोल है उसका टारगेट जो है वो कब तक लिया गया है? तो 2030 तक। और ये जो 17 टारगेट है ना, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा टारगेट है, नंबर 2 पे कौन सा टारगेट है, या 17वें नंबर पे कौन सा टारगेट है। तो इन जो जितने भी 17 गोल हैं, ठीक है, 17 गोल को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये टारगेट, क्योंकि अगर कोई भी इंडेक्स जारी किया जाता, अगर इसे ये 1 साल के बेसिस पे अगर ये इंडेक्स जारी किया जाता तो ये पढ़नी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ये 2030 तक है, इसका टारगेट 2030 तक है, और 2030 तक ये 17 गोल जो है वो इसी तरीके से रहने वाले हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो गोल है वो है गरीबी नहीं, यानी कि नो पुअर्टी, ठीक है। सेकेंड में, और इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि देखिएगा तो सारी चीज़ें अरेंज वे में हैं, और इसे कहानी आप अपने हिसाब से एक कहानी गढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। सेकंड में शून्य भूख यानी कि ज़ीरो हंगर। थर्ड में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हो सकता है इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, हो सकता है क्वेश्चन जो है दोनों में पूछ लिया जाए। कभी हो सकता है हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में भी क्या होता है इंग्लिश वर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं, तो शायद उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाए, शायद थोड़ा सा जिस वे में वो याद करें उनको दिक्कत हो। इसी वजह से ये जो है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिया है। फोर्थ में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। 5 में है लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी। 6 में है स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 में वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 में है अच्छा काम और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बार हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा जब रिपीट करेंगे तो इसे हम समझ के पढ़ेंगे। 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
10th में है असमानता कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 में सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 में है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 में है जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन। 13 हो गया। 14 में है जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। 15 में है भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन लैंड। 16 नंबर पे है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17 में है लक्ष्य हासिल करने हेतु साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला, गरीबी नहीं, सबसे पहला टारगेट है कि किस तरीके से हम अपने देश को यानी कि स्पेशली किस तरीके से देश का विकास करें कि सबसे पहले वहाँ पे गरीबी खत्म हो। यानी कि सबसे पहला जो मुद्दा है गरीबी का मुद्दा, क्योंकि गरीबी है तभी सारी कमियां हैं, अगर गरीबी नहीं तो सारी कमियां जो है अपने आप ही मिट जाती है। तो सबसे पहला जो है गरीबी नहीं यानी कि नो पॉवर्टी, फर्स्ट नंबर पे। अब जब गरीबी नहीं रहेगी, आप अगर गरीब नहीं रहेंगे तो आप भूखे कैसे रहेंगे? भूखमरी की समस्या तभी आती है जब आपके पास पैसे नहीं है खाने को। तो जब गरीबी नहीं है तो भूख भी नहीं होगी यानी कि जीरो हंगर। अब देखिए ये दोनों से रिलेटेड, अब भूख नहीं है, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से खाते हैं, अपनी वेल न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने खाने में पोषक तत्व लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा और आपका कल्याण होगा यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। 4th में, अब आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड अच्छा है, तो क्या करेंगे आप? शिक्षा हासिल करेंगे। तो वही बोल रहा है कि जो है अगर आप गुड हेल्थ है आपकी तो आप उसके बाद शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। और ठीक है, आप जो है सबसे पहले आपको गरीबी नहीं है, आपकी गरीबी मिट गई तो आपकी भूखमरी मिट गई, आपकी भूखमरी मिट गई तो फिर आपका माइंड डेवलप हुआ, आपकी हेल्थ अच्छी हुई। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हुई तो आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, अच्छी शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे। और अच्छी शिक्षा लेंगे, अगर आपको शिक्षा अच्छी दी जाएगी तो आप क्या लैंगिक असमानता करेंगे यानी कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि किसी को जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करेंगे नहीं ना। शिक्षा, अगर आप शिक्षित है, कभी भी जो है किसी को लिंग के आधार पे कि वो लड़का है या वो लड़की है इस बेसिस पे जज नहीं करेंगे, यानी कि आप में जेंडर इक्वालिटी की जो है क्वालिटी आएगी, आप सपोर्ट करेंगे जेंडर इक्वालिटी को। और जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे और साथ साथ मिलके क्या करेंगे? स्वच्छ जल और स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। आप कोशिश करेंगे कि जल जो है वो गंदा ना हो, जल को हम क्या करें? प्रदूषित ना करें। उसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन पे ध्यान दें। और उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर आप जल प्रदूषित नहीं करेंगे, जल का अच्छे से उपयोग करेंगे तो फिर क्या होता है? जल, पहले याद कीजिए, अगर जल का अच्छे से उपयोग करेंगे, ठीक है, क्लीन रखेंगे उसे। उसके अलावा जो है इसे आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। पानी से क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वाटर को क्लीन रखेंगे, वाटर को अच्छे से यूज़ करेंगे तो क्या होगा? आपको अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगी और अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद अब आपको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा? फिर आप सोचेंगे कि ठीक है हमें अच्छा काम करना है। अब आगे आप ध्यान देंगे कि काम हमें और भी काम जो है अच्छे से करने हैं और हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है, यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। अब डिसेंट वर्क, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम, और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो अच्छे काम के तौर पे हम क्या करेंगे कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज का निर्माण हो ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़े। उसके बाद इनोवेशन, नया नवाचार, नई नई चीज़ों की खोज करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, इनोवेशन आएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे तभी तो हम कोशिश करेंगे ना कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको और अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करें
और कितने अच्छे से यूज़ करें। या फिर हो सकता है जैसे अभी आप दिमाग में आता है कि ठीक है हम लोग पेट्रोलियम का यूज़ कम करें, पेट्रोलियम कोल का जो ऐसी चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि दोबारा बनने में काफ़ी समय लग जाते हैं, तो उनको हम कम से कम यूज़ करें ताकि आने वाली पीढ़ी को बचा रहे। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, हमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आने, जैसे सोलर जो है सोलर पावर यूज़ करें इस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके से माइंड में रख के कि ज़्यादा कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान हो। उसके बाद असमानता कम करना, यानी कि किसी को भी इकोनॉमिकली या फिर वो जेंडर उसका क्या है या फिर कम्युनिटी वाइज किसी भी तरीके से असमानता ना होनी चाहिए, यानी कि रिड्यूस इन इक्वालिटीज़। ये 10 में है, 10 गोल है जो है हमारा ये है। 11 में सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि जो शहर है और कम्युनिटी वहाँ पे जिस समुदाय के लोग रहते हैं तो वो जो है उनका निर्माण अच्छे तरीके से हो। उसके बाद 12 में है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करना और खपत करना, आप अच्छे तरीके से उसका उत्पादन करें और खपत भी कोशिश करें कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही खपत करें, उससे ज़्यादा खपत ना करें। और उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, छोटी मोटी चीज़ें, अगर छोटी मोटी चीज़ें हम लोग दैनिक दिनचर्या में, ज़रूरी नहीं है कि हम इस पे डिपेंड करें गवर्नमेंट करेगी, ये करेंगे वो करेंगे। अगर माइनिंग हो रहा है तो ठीक है, वो तो माइनिंग वाले माइनिंग कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, हमारा क्या। हम डेली यूजेस में हम इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हमें एक स्विच ऑफ करना होता है, मगर हम उसमें भी कंजूसी कर देते हैं। स्विच ऑफ करने में हम आलस ले आते हैं, जबकि उससे कितनी चीज़ें बच सकती है। टैप वाटर, नल बंद करने में हम आलस करते हैं। तो किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत हमसे होती है। हम अगर वो चीज़ें अच्छी तरीके से करेंगे तो कोई और करेंगे। हमें किसी और को ब्लेम करने की बजाय कि गवर्नमेंट ऐसी है या फिर लोग ऐसे हैं, फिर इन्होंने जो इंडस्ट्री वाले हैं इन्होंने बना के रखा हुआ है, नहीं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत आपसे होती है, आप करेंगे तो ही अगला करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इस बात को आप गौर करें, क्योंकि आज के दिन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जेंडर इक्वालिटी को मानते हैं या फिर ज़ीरो हंगर है, तो तभी आप क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ में, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। आप जो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके जो बिजली जो ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, और फिर उसके बाद पानी यूज़ करते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप जब खाना ही बनाते हैं तो फिर क्या करता है, आप फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में बना देते हैं, फिर आप उसे वेस्ट करते हैं, तो वो तो आपको प्रॉपरली वो वेस्ट हो गया। तो यहाँ भी आप देखिए, आपने प्रोडक्शन यानी कि आप खाना ज़्यादा बना रहे हैं और उसके बाद फिर कंजम्पशन आप इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे हैं, और कहीं तभी तो भूखमरी की समस्या बढ़ रही है। तो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करके, ये हम एसडीजी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि बहुत बड़े वे में, बहुत मतलब एक्सपेंड वे में हम इसे पढ़ रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है इतना पढ़ना। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हमें जो है क्लाइमेट एक्शन के लिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो आप पेड़ लगाएं ताकि जो है क्लाइमेट में जलवायु परिवर्तन की समस्या ना हो। ये 13 टारगेट हैं। आप डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कम करें, उसके बाद पेड़ लगाएं, कोशिश करें कि आप जो हैं जो व्हीकल यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि रोज़ जो है अपने लिए पर्सनल व्हीकल यूज़ करने की जगह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि आपका फ्यूल बचा, आपका पैसा बचा, वो तो अलग बात है, उसके साथ साथ जो है आने वाले भविष्य के लिए भी बचेगा। तो ये सब सारी चीज़ें करने से आप क्या कर सकते हैं, जो रोज़ जो स्मोक जो है
वो चीज़ें जो निकल रही हैं व्हीकल से, वो क्लाइमेट को हार्म कर रही है। तो सारी चीज़ें जो है ये क्लाइमेट एक्शन के तहत आ गई। उसके बाद जल के नीचे जीवन, हमें ध्यान देना है जल के नीचे, वाटर में भी जो है जीवन है, उसकी भी अच्छे तरीके से सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी होती है। 15 भूमि पर, अब लाइफ बिलो द वाटर और लाइफ अबव द वाटर, अबव द लैंड, यानी कि जो लाइफ ऑन लैंड जो है, जमीन पर, भूमि पर जो लाइफ है, जीवन है, पेड़ पौधे हैं और भी कई तरह के जीव हैं, और तो उनकी भी सुरक्षा पर ध्यान देना है। 16, अब इतनी सारी चीज़ें होंगी, भूखमरी की समस्या ख़त्म हो गई, गरीबी ख़त्म होगी, जेंडर इक्वालिटी में हम विश्वास करते हैं, असमानता कम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन पे, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देते हैं, इतनी सारी चीज़ों को हम करते हैं, तो ये तो तय है कि शांति बनी रहेगी, न्याय, मजबूत संस्थाएं, यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो इस तरीके से शांति और न्याय मजबूत तो होगा ही ऑब्वियसली। तो शांति और न्याय, मजबूत संस्थाओं का निर्माण। उसके बाद लास्टली 17 जो है, 17 ओवरऑल के लिए कंक्लूजन है, जो सबसे लास्ट है, यानी कि इतनी सारी चीज़ों को करने में साझेदारी करें, यानी कि ये सारी चीज़ें सिर्फ जिसने जारी किया उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ या फिर किसी पॉलिटिक्स के लिए या फिर किसी देश की सरकार के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो टारगेट है, इस टारगेट को आप अपने ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेके कि ये हमारे लिए बनाए गए हैं, तब याद करेंगे तो आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।